तो बात है नासिक की एक टीसीएस कंपनी की। एक परिवार की चिंता से शुरू हुई ये कहानी एक अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन तक जा पहुंची। आज हम इसी मामले की परतें खोलेंगे। एक ऐसा केस जो एक घर से शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते पूरे देश की सुर्खियों में छा गया। तो आखिर सवाल क्या है? क्या ये सिर्फ एक 20 साल की लड़की के बदले हुए व्यवहार का मामला था, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? चलिए इस पूरी गुत्थी को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, ये सब कुछ शुरू हुआ एक परिवार के शक से। सोचिए, एक घर का एक पर्सनल मामला कैसे एक नेशनल हेडलाइन बन गया। आइए देखते हैं। तो समय था फरवरी 2026 का। एक हिंदू परिवार है जो ये नोटिस करता है कि उनकी 20 साल की बेटी का बर्ताव अचानक से बदल गया है। मतलब वो एकदम हैरान थे। उसके बात करने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का ढंग, मतलब सब कुछ बदल रहा था। और ये बदलाव थे क्या? देखिए, लड़की ने अचानक हिजाब पहनना शुरू कर दिया। रमजान के महीने में रोजे रखने लगी। अब परिवार की चिंता तो बढ़नी ही थी, और वो तब और बढ़ गई जब उन्होंने उसे चुपके से नमाज पढ़ते हुए देख लिया। और जब खाने के लिए पूछा जाता तो वो कहती कि उसका उपवास है। बस यहीं से मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। परिवार ने बेटी से पूछताछ की और उसे काम पर जाने से भी रोक दिया। लेकिन अब तक बात घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी थी। पहले पड़ोसियों तक, फिर रिश्तेदारों तक, और फिर पहुंच गई एक स्थानीय नेता के कानों में। उस नेता ने सीधा नासिक पुलिस कमिश्नर को इसकी जानकारी दी। और फिर क्या था? ये खबर मीडिया में आग की तरह फैल गई। लेकिन जो कहानी बाहर दिख रही थी ना, वो पूरी सच्चाई नहीं थी। पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। एक सीक्रेट पुलिस मिशन जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन। तो सवाल ये उठता है कि नासिक की उस टीसीएस ऑफिस के अंदर आखिर चल क्या रहा था? मतलब पुलिस को ऐसे क्या शक हुआ कि उन्हें एक पूरा का पूरा अंडरकवर ऑपरेशन चलाना पड़ गया? 4, बस ये एक नंबर इस केस में बहुत बहुत जरूरी है। पर ये 4 थे कौन? ये थी 4 महिला पुलिस कांस्टेबल्स। इन्होंने क्या किया? हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर टीसीएस ऑफिस में नौकरी पकड़ ली, और पूरे 40 दिनों तक ये लोग स्पाई कैमरों और वॉइस रिकॉर्डर के साथ झाड़ू पोछा करते हुए चुपचाप सबूत इकट्ठा कर रहे थे। इनका मिशन बिल्कुल साफ था, ऑफिस के अंदर चल रही किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पर्दाफाश करना। तो भाई, इस पूरी जांच पड़ताल से आखिर सामने क्या आया? मतलब वो आरोप थे क्या जिनकी वजह से पुलिस को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा? चलिए जरा टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। पीड़िता का कहना है कि ये सब शुरू हुआ अगस्त 2024 में, जब उसका यौन शोषण शुरू हुआ। फिर जैसा हमने देखा, फरवरी 2026 में परिवार ने उसके व्यवहार में बदलाव देखे। और फिर आया 26 मार्च 2026, जब उसी लड़की ने अपने कलीग दानिश शेख के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज कराई। और बात यही नहीं रुकी। 3 अप्रैल आते आते अलग अलग पीड़िताओं की तरफ से कुल 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी थीं। और ये आरोप, यकीन मानिए, बहुत गंभीर थे। एक शादीशुदा कलीग पर यौन शोषण का इल्जाम। कुल मिलाकर 12 महिला कर्मचारियों ने आगे आकर खुद को पीड़ित बताया। और आरोप क्या थे? जबरदस्ती हिजाब पहनाने का दबाव, नमाज पढ़वाने का दबाव, बीफ खिलाने का, और यहाँ तक कि इस्लाम कबूल करने के लिए भी प्रेशर डालने के गंभीर आरोप लगाए गए। अब इस केस में कई लोगों के नाम सामने आए। देखिए, दानिश शेख, उस पर तो यौन शोषण का मुख्य आरोप था ही। फिर एक नाम आया तौफीक अत्तार का, जिसे एक तरह से मास्टरमाइंड बताया जा रहा था। कहते हैं उसके फोन से हिजाब पहनी हुई हिंदू लड़कियों की तस्वीरें मिली थीं। फिर एचआर मैनेजर निदा खान और एक सीनियर अधिकारी अश्विनी अशोक चिनानी, इन पर आरोप लगा कि इन्होंने शिकायतों को अनसुना कर दिया। और इनके अलावा भी कई और नाम थे जो जांच के घेरे में आए। तो जब मामला इतना बड़ा हो गया, जाहिर है कंपनी और सरकार पर एक्शन लेने का दबाव था। तो उन्होंने क्या किया? चलिए देखते हैं कि इस पूरे संकट पर ऑफिशियल रिएक्शन क्या रहा। एक्शन हुआ, और काफी तेजी से हुआ। टीसीएस ने फौरन सभी 8 आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने खुद एक इंटरनल जांच का ऐलान किया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। और एसआईटी सिर्फ आरोपों की ही नहीं, बल्कि फाइनेंशियल एंगल, कोई फॉरेन फंडिंग तो नहीं है, या फिर मलेशिया में नौकरी के नाम पर कोई रैकेट तो नहीं चल रहा, इन सब पहलुओं की भी जांच करने लगी। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अभी तक हमने आरोपों की बात की, अब जरा कहानी का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। बचाव पक्ष का क्या कहना है, क्योंकि उनकी दलीलें एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने रखती हैं। तो यहाँ कहानी के 2 वर्जन आमने सामने हैं।
एक तरफ आरोप है कि ये सिस्टमैटिक शोषण और जबरन धर्म बदलवाने का मामला है, तो वहीं दूसरी तरफ बचाव पक्ष का दावा है कि अरे नहीं, ये तो दो लोगों के बीच एक पर्सनल आपसी सहमति से बना रिश्ता था। एक तरफ कहा जा रहा है कि धार्मिक रीति रिवाजों के लिए मजबूर किया गया, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तो ऑफिस की नॉर्मल हंसी मजाक थी जिसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया। बचाव पक्ष की बात को और पुख्ता करता है एक आरोपी की पत्नी का बयान। उन्होंने मीडिया में आकर कहा, उनके रिश्ते के बारे में तो पूरा ऑफिस जानता था, इन्होंने तो बस दिल का ताड़ बना दिया है। तो ये बयान जाहिर है इस नैरेटिव को और मजबूत करता है कि ये एक पर्सनल मैटर था जिसे बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया। तो सवाल ये है कि आज की तारीख में हम कहाँ खड़े हैं। देखिए, मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, जांच अभी भी चल रही है और फाइनल फैसले का सबको इंतजार है। फिलहाल केस की पूरी कमान एसआईटी के हाथ में है और इस कहानी की असली सच्चाई क्या है, इसका फैसला तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल जांच और अदालतें ही कर सकती हैं। सबूतों को परखा जाएगा, गवाहों को सुना जाएगा, दोनों पक्षों की दलीलें होंगी और उसके बाद ही शायद ये साफ हो पाएगा कि असल में हुआ क्या था। और आखिर में हम घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं, उसी सवाल पर जहां से हमने ये सब शुरू किया था। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? क्या ये वाकई एक ऑर्गेनाइज क्राइम का मामला है या फिर एक पर्सनल रिश्ते को बस सांप्रदायिक रंग दे दिया गया? खैर, इसका जवाब तो अब भविष्य ही देगा।